आज मैं आपको कामता नाथ द्वारा लिखी कहानी लाख की चूड़ियाँ उसके विषय में बताऊंगा। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लाख शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कुछ सूक्ष्म कीटों के द्वारा उनके शरीर से निकले हुए लिक्विड यानी तरल पदार्थ से बनाया जाता है। इन्हें पलाश, पीपल, बेर, खाकड़ा, धावड़ा आदि अनेक पेड़ों में इन कीटों का पालन किया जाता है पेशेवर तरीके से और उनसे लाख प्राप्त किया जाता है। यह एक ज्वलनशील पदार्थ भी है, ठीक है। और इससे खिलौने, चूड़ियाँ, सजावटी सामान, पॉलिश, वार्निश आदि में भी प्रयोग किया जाता है। मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख से छोटे छोटे कंचे जैसी गोलियां। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव में या छोटे कस्बों में और संयुक्त परिवारों में अक्सर हम किसी व्यक्ति को एक ही नाम से या एक ही उसके रिश्ते से संबोधित करने लगते हैं और वो उसका निक नेम बन जाता है। तो ऐसा ही आप मान सकते हैं कि चूँकि लेखक के हम उम्र बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है खुला भाग, आंगननुमा भाग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसा होता है। शहरों में तो अब जमीन की उपलब्धता कम है, इसलिए मुश्किल हो गया है। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख को लिक्विड यानी तरल पदार्थ जैसा बनाया जा सकता है गर्म करके, और फिर उसे ठंडा करके अपनी इच्छा अनुसार या अपने सांचों के अनुसार उसको आकार दिया जा सकता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर, यानी जब वो ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा सख्त होने लगता है। तो मुलायम होने पर उसे, यानी मुलायम तो हो गया नर्म, तो ठंडा होने के बाद वो नर्म नुमा उसे सलाख के समान पतला, सलाख मतलब पतली छड़ जैसा, पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा, बेलन जिससे रोटी बेलते हैं, बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरियां होता है कि एक लकड़ी का एक ऐसा गोल टुकड़ा जिससे पहले कपड़े वगैरह भी साफ करने में, यानी उसको पीट पीट करके साफ करने में प्रयोग किया जाता था, रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी, यानी हाथ का जो आकार होता है उसके हिसाब से। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी चूड़ियाँ बना लेने के बाद उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर हाथ की नाप के अनुसार आकृति बना ली जाती। फिर वो धीरे धीरे ठंडी जब हो जाती उन पर कलर या रंग भर दिया जाता। आजकल उन पर नगीने नग भी जड़ दिए जाते हैं, कांच के सजावटी टुकड़े भी लगाए जाते हैं। लाख की चूड़ियों के आज बहुत रूप हमारे सामने हैं और लाख की चूड़ियों का जयपुर में सबसे बड़ा मार्केट है। वैसे कच्चे लाख का उत्पादन सर्वाधिक झारखंड में होता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम आदि ऐसे जो पठारी क्षेत्र हैं जहाँ जंगल अधिक है, वहाँ इन कीटों का मतलब इस लाख का उत्पादन अधिक होता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था।
मचिया चारपाई नुमा एक छोटी लगभग 1 वर्ग फीट की आकृति का की बनी हुई बैठने के लिए एक पीढ़ा होता था, जिसको जो चारपाई का ही एक छोटा आकार, तो उस पर आराम से बैठकर वो काम करता था। वह बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक धूम्रपान के रूप में ये हुक्के का प्रयोग किया जाता है। अभी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में इसका आज भी बहुत प्रचलन है। वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था। लला एक संबोधन है, छोटे बच्चों को भी कहा जाता है, छोटे बच्चों को संबोधित करते हैं, और ये एक प्यार और सम्मान से भरा संबोधन है। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े, यानी दोनों हाथों के मिला करके 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता। एक जोड़े में 2 चूड़ियां। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी वह अपनी मेहनत पर प्रसन्न होता, और वो ये देखता कि जो नई दुल्हन है, नववधु माने नव माने नया, वधु माने दुल्हन, जो नई दुल्हन है उसके हाथों में ये चूड़ियाँ कैसी लगेगी, इसका वो अनुमान करता। और कोई भी व्यक्ति जब अपना कार्य संपन्न करता है तो अपने कार्य की पूर्णता पर वह खुशी का इजहार भी करता है। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ी बनाने वाला, एक चूड़ी बनाने वालों की जाति है। इसी प्रकार एक जाति है लखेरा। ये भी लाख को लाख से बनी हुई चीज़ों को का काम करते हैं। तो यहाँ पर मनिहार चूड़ी बनाने वाला, चूड़ियाँ उनका पैतृक, चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो पुश्तैनी अरे पिता की परंपरा से जो कार्य मिलता है वो पैतृक कहलाता है। तो पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत माने उसकी बिक्री, उसकी मांग बहुत अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में ना बेचता था। उसका अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होती है, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। विनिमय माने लेन देन, आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान करके किसी चीज़ का क्रय विक्रय करना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो जब मुद्रा का प्रचलन कम था या मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक था, तो सामान्य कामकाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में भी वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना क्रय विक्रय किया जाता था या अपना काम चलाया जाता था। पेशेवर जातियां होने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन लोग कामकाज में एक दूसरे का सहयोग सामान बदल कर लेते थे। जैसे नाई है, धोबी है, लोहे का काम करने वाला लोहार है, मनिहार हो गए। तो इनका यह है कि वर्ष भर ये किसानों का काम करते थे, लोगों का काम करते थे, और उन्हें फसल आने पर उन्हें अनाज मिल जाया करता था। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय का प्रचलन में आ गया। बदलू स्वभाव से तो बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर माने कमी निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा, जिस कन्या की या जिस लड़की की नई शादी हुई हो, उसको पहनाए जाने वाले वस्त्र, चूड़ी आदि, ये सुहाग के जोड़े माने गए। सुहाग का प्रतीक तो विवाह का प्रतीक है। उस समय ऐसी जो पेशेवर काम करने वाले लोग थे, उन्हें वर पक्ष के द्वारा नेग दिए जाते थे। एक उनकी रस्म होती थी, और उन्हें उन चीज़ों का मूल्य से अधिक मान सम्मान देते हुए वस्तुएं
प्रदान की जाती थी। ये वर पक्ष की अपनी क्षमता और अपने उत्साह के अनुसार होता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मुश्किल हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, सिर पर बांधने वाला एक कपड़ा, और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी चूड़ियों की कीमत से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह एक सम्मानजनक वस्तुएं हैं जो प्रदान की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उसे मिला करती थी विवाह के अवसर पर। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ होती थी। कांच की चूड़ियाँ चूँकि फैक्ट्री में बनाई जाती थी, उनका उत्पादन मशीनों से होता था, इसलिए यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, जलन, अंदर से पीड़ा होना। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ करके सड़कों पर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अमूमन जब शहरी क्षेत्रों में या शहरी जीवन में विकास हुआ भारतीय परिवेश में, तो ग्रामीण क्षेत्रों बहुत पिछड़ गए। वहाँ के लोगों के लिए शहर का जीवन एक बहुत ही कौतूहल भरी वस्तु हो गई, कौतूहल भरी विचारधारा हो गई। और जो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, एक आज़ादी आई, और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया, तो इन सब को देख करके जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी विचारधाराएं भी उसी हिसाब से बनने लगी। उन्होंने कहा कि शहर में जो महिलाओं को जो इतनी आज़ादी है कि वो अपने पुरुष के साथ है हाथ पकड़ करके घूम सकती हैं, तो उन्होंने मान लिया कि शहर के लोगों को ये छूट है, वो कर सकती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत ही नियम, कायदे, मर्यादाएं थीं और बंधन थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहने तो लाख की चूड़ियों में थोड़ा कांच की चूड़ियों से वजन अधिक होता है, तो मोच आ जाएगी, यानी उसमें चोट लग जाएगी, ऐठन आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। कंचे जैसी गोलियां लाख की बनाई जाती। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने में वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। अक्सर मई जून में सभी जगह छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, तो लोग अपने नानी के यहाँ, अपने दादी के यहाँ लोग घूमने जाते हैं। यही उनका टूरिस्ट प्लेस होता है। परंतु दो तीन बार ही तो मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। रुचि माने पसंद, यानी अब उम्र बड़ी हो गई, तो अब लाख की गोलियां यानी कंचे खेलने की उम्र अब नहीं रही। शायद यही कारण रहा हो, तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, यानी इन 8-10 वर्षों में काफ़ी बदलाव आ चुका था गांव में भी। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, हाथों में लग गई और रक्त बहने लगा। वह मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी।
तभी सहसा सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान वो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट चारपाई पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ध्यान से देखना, निहारना ध्यान से देखना। मैं हूँ जनार्दन काका। मतलब लेखक का इस पाठ में नाम जनार्दन है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभार रहा हो। स्मृति पटल यादों का जो पन्ना है। पटल माने तो होता है पट्टी यानी लकड़ी का टुकड़ा। तो अपनी स्मृतियों को टटोलने लगा, अपनी यादों को टटोलने लगा कि ये लड़का कौन हो सकता है। तब उसे याद आया। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और ना ही भट्टी। यानी लेखक भी उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब वो मामा के गांव आया करता था और बदलू भट्टी में काम किया करता था अपनी मचिया पर बैठकर। तो वो दोनों चीज़ें नहीं थी, अर्थात ये दोनों चीज़ें मतलब भट्टी उसकी बंद हो चुकी थी। पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यह पैराग्राफ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मशीनीकरण से आए बदलाव और ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर कुटीर उद्योग में जो प्रभाव पड़ा उसकी व्यथा प्रकट हुई है कि मशीनों ने लोगों के काम को आसान कर दिया, उत्पादन क्षमता बढ़ा दी, कृषि कार्यों में भी मदद मिलने लगी। लेकिन इससे जो लोगों के हाथ में काम था, जो लोगों का हुनर था, वो कमज़ोर पड़ने लगा। बेरोजगार लोग होने लगे और उसका दबाव उनकी जीवन शैली, जीवनचर्या पर भी पड़ा। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये मशीन युग है और मशीन से जो कांच की चूड़ियाँ बनती हैं वो हाथों से बनाई हुई लाख की चूड़ियों से कहीं अधिक सुंदर होती हैं। और सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षण लोगों में होता है तो स्वाभाविक है कि कांच का प्रचलन बढ़ गया और लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। हाँ, यह बात है, कांच कमज़ोर होता है और टूट जाता है जल्दी और चोट लगने की भी संभावना होती है। नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ, अवस्था मीन्स उम्र, उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी बुढ़ापे के लक्षण आने लगे थे, कमजोरी आ गई थी। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। दमा एक प्रकार की श्वास जन्य बीमारी है जिसमें लोगों को खांसी भी आती है और श्वास लेने में भी काफ़ी कठिनाई महसूस होती है और कई बार मरीज इसके कारण से अन्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। उसने कहा फसली खांसी है। फसली मतलब मौसम के अनुसार सर्दी के दिनों में अक्सर ऐसी खांसी बन जाती है कफ की अधिकता के कारण से और ग्रीष्म ऋतु आते आते धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, व्यथा, पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। एक प्रश्न यहाँ उभरता है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका क्या आशय है। यानी हाथ काट दिए, लोगों के हाथ में जो काम था, जो कुटीर उद्योग थे, जो हुनर था, लोग पैतृक रूप से यानी जो पेशेवर जातियां पैतृक रूप से अपना काम सीखती थी और उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था, उनके सामने मशीन ने चुनौती
खड़ी कर दी, क्योंकि मशीन कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकती है। उनकी उसकी सुंदरता या उसकी बनावट या उसकी डिजाइन बहुत अधिक होती है। तो इसके कारण से लोगों को बेरोजगार कर दिया। हाथ काट देने का मतलब यहाँ है बेरोजगारी, बेरोजगार कर दिया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर प्रसन्न होकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो आप यहाँ परिणाम देख सकते हैं मशीनीकरण का, कि लोगों का जीवन स्तर भी कमज़ोर हो गया और घर की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो सकती थी। गाय आदि जो पालन किया था उसने, मैं पशुपालन यानी गाय पाल कर रखी हुई थी, उसका भी वो पोषण नहीं कर सका और उसे काका को बेचनी पड़ी थी। इतनी में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मीन्स वक्त, यानी एक ही बार में या एक ही टाइम में इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की एक वैरायटी है। आम की कई बहुत सी वैरायटियां होती हैं, जैसे मालदा आम है, कलकतिया आम है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है। इस तरह से बहुत सी वैरायटी होती हैं आमों की। तो उन्होंने कहा कि सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी वैरायटी। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी सुंदर लग रही थी। यानी बदलू काका की बेटी ने अभी भी हाथ में लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, यानी बदलू ने समझ लिया कि मैं उन चूड़ियों को ध्यान से देख रहा हूँ। वह और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी जमींदार, गांव के जमींदार की बेटी के विवाह के लिए उन्होंने ये जोड़ा तैयार किया था। लेकिन 10 आने पर पैसे मुझको दे रहे थे। 10 आने, 1 रुपए में 16 आने होते हैं और 1 आने में 6 पैसा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 आने में कितना पैसा बनेगा। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। कहने का तात्पर्य है कि जमींदार साहब कांच की चूड़ियों को शायद अधिक महत्व दे रहे थे, या लाख की चूड़ियों का सिर्फ मूल्य चुका रहे थे। जो उसकी रस्म होती है, जो एक नेग मिलना चाहिए था, वह शायद देने के लिए वो तैयार नहीं थे, या समय के साथ आए बदलाव ने लाख की चूड़ियों को किनारे कर दिया था। लेकिन बदलू ने अपने स्वाभिमान और अपने काम के सम्मान की रक्षा की। उसने वह जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। हार कर भी हार ना मानना, कहने का तात्पर्य यही है कि चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया था। उसे अपना काम धंधा बंद करना पड़ा था, उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी उसने जमींदार को औने पौने दाम में या बहुत ही कम कीमत पे वह जोड़ा नहीं दिया, बल्कि अपने बेटी के लिए वो सुरक्षित रख लिया। तो ये है हार कर भी हार ना मानना। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था कि आसानी से टूट जाए। इस तरह से ये कामता नाथ जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी समाप्त होती है। प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न आते हैं, वो आप अगर इस कहानी को ध्यान से दोबारा सुनेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे।